तो जब हम वर्क एनर्जी पावर, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर इस चैप्टर को बिगिन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज एक्चुअली दिस वर्क डन। ठीक है, ये जो वर्क डन होता है वो क्या होता है। ठीक है, वो तो बाय डेफिनेशन वर्क डन इज नथिंग एल्स बट व्हेन यू विल अप्लाई अ फोर्स। ठीक है, व्हेन यू विल अप्लाई अ फोर्स इन अ पर्टिकुलर बॉडी एंड दिस फोर्स इज एबल टू कॉज अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। ठीक है, एक बॉडी को यहां से हमने फोर्स अप्लाई किया, वो डिस्प्लेस करके इधर चला गया, तो दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल गिव अस द वर्क डन। याद रखना है दिस वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर स्केलर क्वांटिटी चाहिए तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा, दैट विल बी अ डॉट प्रोडक्ट। इसी कारण यहां पर जब हम डॉट प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो इट विल गिव अस, सी डॉट प्रोडक्ट को तोड़ने से हमको मॉड्यूलस एफ एस क्या मिलता है, डॉट प्रोडक्ट को तोड़ने से कॉस थीटा। ठीक है, और ये जो कॉस थीटा यहाँ पर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया यहाँ पे कॉस थीटा। डिपेंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एंगल योर वर्क डन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है, वर्क डन थ्री टाइप्स के, तीन तरीके के हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव वर्क डन। सो पॉजिटिव वर्क डन कब होता है? पॉजिटिव वर्क डन तभी होता है जब ये थीटा का एंगल, ठीक है, ये जो थीटा का वैल्यू है वो जीरो से, ठीक है, 0 से 90 के बीच में रहता है। ठीक है, आप देखिए 0 से 90 के बीच में अगर कॉस का वैल्यू रह गया तो ये इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आता है। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस 90 का वैल्यू आता है 0, उसके बीच में सब भी वैल्यू जो होते हैं कॉस के पॉजिटिव में आते हैं, तो यहाँ पे वर्क डन जो है पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल अगर मानना है तो कोई सा भी वर्क डन आप दिन में ले लीजिए। ठीक है, आप दिन में जो काम करते हैं, ठीक है, जो आप नॉर्मली काम करते हैं वो सभी पॉजिटिव वर्क डन में ही होता है। ठीक है, कोई सा भी एक बॉडी हो, उसको आपने पुश किया, वो आपके डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन 0 डिग्री, या फिर आपने ऐसे पुश कर रहे हो और ये थोड़ा सा इंक्लाइंड वे में जा रहा है। ठीक है, तो एंगल होता है थीटा, वो तो 90 से ज्यादा नहीं आएगा, मतलब कि 90 तक अगर एंगल हो जाए या 90 तक अगर एंगल इसका बन जाए तो वर्क डन पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, दूसरा होता है आपका नेगेटिव वर्क डन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन, तो नेगेटिव वर्क डन कब होता है? जब आपका जो थीटा है, याद रखना है, जब आपका थीटा जो है वो मोर देन 90 हो जाएगा और लेस देन 180 हो जाएगा। ठीक है, 90 से 180 तक अगर आपका एंगल बन जाए, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल जिसको बोलते हैं, वो अगर बन जाए यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए पुलिंग या पुली। ठीक है, पुली में जब भी आप कोई भी काम करें, ठीक है, एक पर्टिकुलर पुली में अगर आपने दो पर्टिकुलर एंड में पुली के यहाँ पर एक बॉक्स को अटैच कर दिया और वहां से आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, ठीक है, तो आपका फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो वहां पे आपका एंगल बन जाता है 180 डिग्री और cos 180 का वैल्यू -1 बन जाता है। ठीक है, तब आपका वर्क डन होता है नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, या फ्रिक्शन जब भी कोई काम करे, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट साइड में ही, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट साइड में ही उसका डायरेक्शन होता है। तो फ्रिक्शन के द्वारा कोई भी काम हो जाए, ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। नंबर 3 इज योर जीरो वर्क डन। तो जीरो वर्क डन कब बनता है? जीरो वर्क मतलब मान के चलिए खुली एक बैग को ले जा रहा है, ठीक है, या यू आर कैरिंग योर स्कूल बैग। ठीक है, यू आर कैरिंग योर स्कूल बैग, तो आप ये बन गए। ठीक है, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, फिर भी देख लीजिए, आप समझ लीजिए ये है, यू आर वॉकिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आपका डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आप एक बैग को ले जा रहे हैं। तो अगर मैंने बोला कि ग्रेविटेशन के द्वारा, ठीक है, ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो तो आपको बैग को नीचे की तरफ खींच रहा है, और mg अगर लिख देंगे तो वो ग्रेविटेशन के द्वारा उसका वेट जो बन रहा है, ठीक है, जो वेट बन रहा है वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, हम उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, वेट जो बनता है एक पर्टिकुलर बॉडी का। ठीक है, तो मैं अगर आपको आपको मैंने बोला कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, तो देखिए ग्रेविटेशन नीचे की तरफ उसको खींच रहा है और आप सामने की तरफ जा रहे हो डिस्प्लेसमेंट लेकर, तो इसमें एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और cos 90 का जो वैल्यू है, cos 90 का अगर वैल्यू निकाले दैट विल गिव अस 0। cos 90 का वैल्यू है 0, तो यहाँ पे आपका वर्क डन जीरो वर्क डन हो जाएगा। तो जीरो वर्क डन तभी बनता है जब आपका थीटा हो जाएगा 90, या फिर अगर आपका फोर्स उतना
स्ट्रांग ही नहीं है कि एक बॉडी को डिस्प्लेस कर सके। समझ लीजिए, आपके सामने जो वॉल है, आप उस वॉल को बार बार फोर्स अप्लाई कर रहे हो वॉल के ऊपर, लेकिन वो वॉल जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा। सारा दिन फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वो वॉल जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा, तो तब आपका वर्क डन 0 बनेगा, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। वर्क डन 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अभी अगर वर्क डन के यूनिट का बात करें, ठीक है, वर्क डन के यूनिट का बात करें, तो वर्क डन का ऐसा ही यूनिट जो होता है वो है जूल। ठीक है, वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल, या फिर उसको अगर तोड़ दे तो देखिए यहाँ पे न्यूटन, फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन, मतलब केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब और एक मीटर, तो मीटर स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सॉरी पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वो होता है आपका ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन। ठीक है, और आपका अगर सीजीएस यूनिट में देखे तो वो हो जाता है आर्क, वो उसका छोटा यूनिट ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन ढूंढे, ठीक है, तो ये बहुत ही इजी रिलेशन निकलता है, 1 जूल इक्वल टू 7 अर्थ। ठीक है, निकाल के देखिएगा कभी। ठीक है, कमेंट में बताइएगा आपका निकला कि नहीं। अगर नहीं निकला ये रिलेशन तो मुझे बोलना, मैं ये दिखाऊंगा कैसे आता है। ठीक है, 10⁻⁷ अर्थ। ठीक है, चलिए अभी 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 ये वाला पार्ट आप लिख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, दूसरे में यहाँ पे क्या क्या लॉ अप्लाई करेंगे वो देखेंगे वर्क डन में। ठीक है, जल्दी से ये वाला लिख लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को। तो वर्क एनर्जी पावर में सबसे पहला जो लॉ आपका अप्लाई होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। यहाँ पे देखिए 2 ही पर्टिकुलर लॉ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहला जो लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और दूसरा वाला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये 2 अगर आपने सीख लिया तो पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे अब तक जो पढ़े थे वो बच्चों वाला काम था। ठीक है, वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत बच्चों वाला काम था। ठीक है, अभी जो शुरू करेंगे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अभी जो शुरू करेंगे वो ज्वाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आज का पूरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ही पढ़ेंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 में ये पहले बार मिला था आपको। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे बोला क्या गया था, याद कीजिए थोड़ा सा, तो देखेंगे आप। यहाँ पे बोला गया था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, neither be created nor can be destroyed, but can only be converted from one form to the other। ठीक है, एनर्जी आप बना नहीं सकते, एनर्जी को आप बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। और द टोटल energy in the universe is a constant quantity। ठीक है, आप यहाँ पे यूनिवर्स भी पकड़ सकते हैं या फिर कोई सा भी एक सिस्टम भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, एक यूनिवर्स या सिस्टम में टोटल एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये वाला, लिख लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, लिख लीजिए। अब एक प्रूफ देखेंगे कैसे कंजर्वेशन एनर्जी हम प्रूफ कर सकते हैं कि इक्वल रहता है हमेशा। ठीक है, याद रखना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्मेट टू द अदर। ठीक है, और टोटल एनर्जी जो होता है एक सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट रहता है, कोई सा भी टाइम ले लीजिए वहां पे कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ओके, लिख लिया आपने वीडियो को, सॉरी ये बोर्ड में जो है वो लिख लिया। अभी देखिए ये जो पर्टिकुलर रूल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये प्रूफ करने से पहले 2 पर्टिकुलर टर्म हमको समझना है कि एक कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, लोग नजरअंदाज कर देते हैं इस चीज को, लेकिन आपको याद रखना है कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या, देखिए मान के चलिए ये जो पेन है, देखिए ये एग्जांपल ले रहा हूं, ये जो पेन है मैं इसको यहाँ पे रख दिया मैंने रेस्टिंग स्टेट पे। अगर मैं यहाँ से इस पेन को थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर में उठाऊं,
ऐसे, ठीक है, अभी भी रेस्टिंग स्टेट में। अगर मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया तो ये जाके मेरा जो हाथ है उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट करने वाला है। मतलब कि यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन एक डिस्टेंस ऊपर से अगर मैंने इसको फेंका तो यहाँ पे जाके ये कुछ इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, इम्पैक्ट करेगा। मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा तो एनर्जी आ गया, इसमें कहीं से थोड़ा सा एनर्जी आ गया। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो कह रहा था कि किसी भी बॉडी पे आप एनर्जी क्रिएट भी नहीं कर सकते या फिर डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, तो कैसे आ गया? तो होता क्या है, इसको जब उठाते हैं हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करते हैं, ठीक है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करते हैं, तो हमारा जो वर्क डन है या फिर हमारा जो एनर्जी है वो जाके इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसमें स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, ठीक है। तो एनर्जी जब भी हम डिस्कस करेंगे, जब भी हम एनर्जी का बहुत तरीके के एनर्जी मिलते हैं, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, आपका विंड एनर्जी, आपका मैकेनिकल एनर्जी, जो कोई भी एनर्जी हो, लेकिन फॉर्मेट एनर्जी का दो ही होता है। द फर्स्ट फॉर्मेट इज द पोटेंशियल एंड द नेक्स्ट फॉर्मेट इज द काइनेटिक। पोटेंशियल मतलब एक पर्टिकुलर बॉडी का अगर आप उसका अगर आप पोजीशन देखेंगे, ठीक है, उसका पोजीशन के वर्च्यू पर जो उसका एनर्जी क्रिएट होता है। मतलब कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एनर्जी, और आप अगर ऊपर डिस्टेंस उठा ले इसको, ठीक है, तो एक डिस्टेंस, एक हाइट उठा लिया अपने ग्राउंड से, तो वहां पे एक पर्टिकुलर एनर्जी आ जाएगा। तो उसका पोजीशन के ऊपर, या फिर एक स्प्रिंग को पकड़ लीजिए, एक स्प्रिंग नॉर्मल स्टेट में जितना एनर्जी होता है और कॉम्प्रेस्ड अगर करे तो उसका शेप चेंज होता है, डायमेंशन चेंज होता है, तो उसका पोजीशन चेंज होता है उसका, ठीक है। तो वहां पे जो एनर्जी उसका स्टोर होता है, ठीक है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है काइनेटिक फॉर्मेट। काइनेटिक फॉर्मेट मतलब वही एनर्जी जब फ्लो करना शुरू कर दे, वही एनर्जी जब फ्लो करना शुरू कर दे, उसको हम उसका काइनेटिक फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम जब इसको उठाए, यहाँ तक जब उठाए तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया, लेकिन जब ही इसको हम छोड़ दिया यहाँ से, तो यही पोटेंशियल एनर्जी इसमें काइनेटिक फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। तो जो कोई भी एनर्जी हो दो फॉर्मेट में रहता है, काइनेटिक और आपका पोटेंशियल में, ठीक है। अभी कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं? मान के चलिए ये जो मैंने बॉडी पकड़ा, ठीक है, तो इसको अगर मैं इतना डिस्टेंस तक उठाया, ठीक है, मान के चलिए मेरे आंखों के लेवल के डिस्टेंस में मैं उठा के यहाँ से छोड़ दिया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट करने वाला है। यही डिस्टेंस को आप करके देखिए, आपके सामने जो पेन है उससे करके देखिए, यही डिस्टेंस को यहाँ से मैं अगर ऐसे करके इधर लाऊं सेम डिस्टेंस में, ठीक है, अभी मैंने अगर इसको छोड़ दिया, इम्पैक्ट तो सही वही करेगा। यहाँ से मैं अगर ऐसे डिस्टेंस ऐसे कवर करके लाऊं यहाँ तक, फिर भी मैंने अगर छोड़ दिया, तो तीनों में इम्पैक्ट तो सेम ही होगा। कोई सा भी पाथ हम चूज कर लेंगे, ये इधर से भी चूज कर सकते हैं, उधर से भी चूज कर सकते हैं, या फिर बीच में से भी चूज कर सकते हैं। कोई सा भी पाथ हम चूज कर ले, लेकिन लास्ट में इम्पैक्ट जो मेरे हाथ के ऊपर है वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। यहां से ये डिस्टेंस में डायरेक्ट में यहां पर ले आओ, ये इस डिस्टेंस में, या फिर इधर से ले आओ, या फिर इधर से ऐसे घुमा के ले आओ, जहां से भी ले आओ, लेकिन यहां पे जब गिरेगा इम्पैक्ट हमेशा सेम ही करेगा। तो जो पर्टिकुलर फोर्स जब वर्क डन करता है या फिर जो एनर्जी स्टोर करता है, वो अगर अपने पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, जैसे कि ग्रेविटेशन, आप कोई सा भी पाथ ले ले, अगर हाइट सेम रहा तो हमेशा उसका एनर्जी जो स्टोर्ड होगा, पोटेंशियल जो एनर्जी स्टोर्ड होगा, हमेशा वो कांस्टेंट रहने वाला है, हाइट के ऊपर कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अगर हाइट सेम हुआ तो कांस्टेंट रहने वाला है। वही फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जो फोर्स पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट है अपने वर्क डन को लेकर, लेकिन उसका डिफरेंट है, उसका ऑपोजिट है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि मान लो फ्रिक्शन, मान लो आप एक बिल्डिंग में क्लाइंब कर रहे हो और आपके पास एक पर्टिकुलर स्टेयरकेस है साइड से क्लाइंब करने के लिए और एक लिफ्ट है, तो आप देखेंगे अगर आपने ये पर्टिकुलर स्टेयरकेस चूज किया, आपका एनर्जी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन आपको ज्यादा मिलेगा। हमको पता है कि फ्रिक्शन हमेशा आपका एनर्जी लॉस करता है, ठीक है। फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राइज टू लूज योर एनर्जी, ऑलवेज ट्राइज टू टेक अवे योर एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी चला जाएगा ज्यादा, क्योंकि पाथ आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिफ्ट में एनर्जी कम जाएगा फ्रिक्शन से, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे कम एक्ट करेगा, ठीक है, डिस्टेंस कम है।
ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पड़ता है, ठीक है। ओके, तो कंजर्वेशन एनर्जी का जो डिराइवेशन है वो समझने से पहले ये दो पर्टिकुलर रूल, ये दो पर्टिकुलर फोर्स को आपको समझना होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में भी दिखाऊंगा इस दोनों रूल को, मतलब ये जो दो डेफिनेशन समझे उसका सिग्निफिकेंस कैसे आ जाता है, ठीक है। जब न्यूमेरिकल शुरू होगा तब दिखाऊंगा। अब एक प्रूफ देखिए कि कंजर्वेशन एनर्जी आप प्रूफ कैसे करेंगे, हर जगह में सेम रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सा मैं एक प्रूफ करता हूं, सिंपल सा एक प्रूफ कर रहा हूं, देखिए। अब मान के चलिए एक पर्टिकुलर बॉल है आपके पास, मान के चलिए एक पर्टिकुलर बॉल है आपके पास, ये जो बॉल है इसको आपने थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर उठाया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, इसको गिरा दिया ऊपर से, ठीक है, आपके हाथ के ऊपर गिरा दिया। आप कर सकते हैं, आपके पास अगर पेन हो उससे भी कर सकते हैं, यहां से गिरा दीजिए पेन अपने हाथ में। तो जब ये गिरेगा हम 3 पोजीशन को लेंगे, ठीक है, 3 पर्टिकुलर पोजीशन को लेंगे। एक पोजीशन जब मेरे हाथ में था, टॉप मोस्ट पोजीशन जब मेरे हाथ में था उसका वेलोसिटी था 0, याद रखना है। और ये गिर रहा था और जस्ट मेरे हाथ के ऊपर लैंड करने से पहले उसका एक पोजीशन मैंने ले लिया, ठीक है, और ये पर्टिकुलर हाइट मैंने दे दिया h, ठीक है। ये जो डिस्टेंस, ये जो ऊपर था तो ये पर्टिकुलर हाइट था h, समझ लीजिए, ठीक है। और बीच में कहीं पर भी एक पर्टिकुलर पोजीशन मैंने ले लिया, ठीक है। तो A, B और C 3 पर्टिकुलर पोजीशन आई हैव टेकन। तो अभी देखिए यहां पे जब हम बॉल को उठाते हैं और नीचे गिराते हैं तो बॉल में मैकेनिकल एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी या फिर कोई सा भी एनर्जी, मैंने जो बोला था 2 फॉर्मेट में स्टोर होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक का जो फॉर्मूला होता है वो है हाफ mv², सबको पता ही होगा। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो है mgh, ठीक है। तो अगर आप इस पोजीशन में देखेंगे, अगर आप इस पोजीशन में देखेंगे तो आपका वेलोसिटी था 0, तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, वेलोसिटी अगर 0 डाल दे। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh ही रहेगा, ठीक है। हाइट है h, इसका मास पकड़ लीजिए m है, ठीक है, मास इसका पकड़ ले m है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh ही रहेगा, जहां पर g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अगर आप टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी निकालना चाहे तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों फॉर्मेट को प्लस करना है, तो 0 प्लस mgh दैट विल गिव मी mgh। कहा था ना बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, देखिए बहुत ही इजी है। इस पोजीशन में हमारा एनर्जी निकल गया। अभी दूसरा वाला पोजीशन, ये बी, जब ये इतना तक गिरेगा, समझ लीजिए ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जो x, यहां से यहां पे आया तो x डिस्टेंस गिरा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये गिरा यहाँ पे तो ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों निकालना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी जब हम mgh लिखते हैं, ये h ग्राउंड लेवल से जो हाइट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहां यहाँ पे ग्राउंड लेवल से हाइट था h, ठीक है, या रेफरेंस लेवल जो भी ले ले उससे हाइट था h, ठीक है। हाथ को अगर रेफरेंस ले ले तो हाथ से हाइट था h। लेकिन अभी जब यहाँ पे आ गया तो हाइट हो गया h माइनस एक्स, ठीक है ना, x डिस्टेंस गिर गया तो h माइनस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा mgh माइनस एक्स। और निकालना है आपको काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब हम छोड़े यहां से वेलोसिटी 0 था, जब छोड़े तो पोटेंशियल धीरे 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 करके काइनेटिक में बदल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे से मेरे दिल में आना, ऐसे करके आपका पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, देखिए एक पॉपुलर लॉज ऑफ मोशन में है, लॉज ऑफ मोशन में आपका v² माइनस u² इक्वल टू 2s, सॉरी लॉज ऑफ मोशन नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन में v² माइनस u² इक्वल टू 2s वो आपका निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम v² निकालेंगे, u² मतलब यहाँ का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इक्वल्स 2 इंटू a इंटू डिस्टेंस कितना कवर किया यहाँ तक x, ठीक है। तो v² का वैल्यू जो है, तो v² का वैल्यू यहां से निकल रहा है 2ax, ठीक है, 2ax। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, ठीक है, आपका जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा वो होगा हाफ mv², तो हाफ इंटू m इंटू 2ax, 2 यू कैन कैंसिल आउट, इट विल बी max मैक्स, ठीक है, मैक्स। और अगर आप इसमें मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक क्या है mgh माइनस एक्स प्लस क्या, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे ये आ जाता है आपका पोटेंशियल और काइनेटिक का आता है max।
और हमको पता है जब एक बॉडी गिर रहा है नीचे की तरफ, जब एक बॉडी गिरेगा नीचे की तरफ, आपका जो एक्सीलरेशन है वो जी के बराबर हो जाता है, ठीक है। जी के बराबर, मैंने जो लॉज ऑफ मोशन में न्यूमेरिकल्स कराया था वो देख लेना। जब एक बॉडी नीचे की तरफ गिरता है तो उसका एक्सीलरेशन बन जाता है जी। अब वही बॉडी को मैं जब ऊपर की तरफ भेजता हूं, जब उसका एक्सीलरेशन बनता है माइनस जी, ठीक है। तो यहाँ पे जी पुट कर देंगे और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए एम जी एक्स और एम जी एक्स यू कैन कट इट आउट एंड द फाइनल आंसर विल बी एम जी एच, ठीक है। तो मतलब कि आपका इनिशियल जो एनर्जी है एम जी एच, अभी जो सेकंड पोजीशन में एनर्जी निकला वो भी एम जी एच, अभी ये थर्ड पोजीशन में सी में, ठीक है। सी में अगर एनर्जी निकाले, देखिए सी मतलब क्या, मतलब जस्ट हिट कर लेगा ये पर्टिकुलर बॉडी, ये सरफेस को, ये पाम को हिट कर लेगा, मतलब हाइट जीरो हो गया यहाँ पे, ठीक है, लगभग जीरो हो गया, इट टेंड्स टू बी जीरो। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा वो जीरो हो जाएगा, एम जी एच, एच का वैल्यू जीरो हो गया। और काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, उसके लिए फिर से वी स्क्वायर निकालना है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस, हम लोग यही यूज करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अगर यहाँ का पकड़ेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो एक्सीलरेशन जी, और यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का हाइट कितना है एच, तो वी स्क्वायर इक्वल टू जी एच। तो यहां से मैं अगर काइनेटिक एनर्जी निकालू हाफ एम वी स्क्वायर मेथड लगा के, तो 2 कट हो जाएगा, ये एम जी एच निकलेगा। और मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल अगर कर दू तो फिर भी एम जी एच ही निकलने वाला है। तो तीनों पोजीशन में आपका सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज एम जी एच ही निकल रहा है। समझ लेंगे ना। देखिए पहले पोजीशन में एमजीएच, सेकंड पोजीशन में भी एमजीएच और लास्ट पोजीशन में एमजीएच, मतलब कि कंजर्वेशन एनर्जी जो बोला था कि एनर्जी आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और आप वो उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, वो जो सिर्फ उसका फॉर्मेट चेंज होता है, ठीक है। पहले में इसका फॉर्मेट था पोटेंशियल, जो जितना वो नीचे आ रहा था वही पोटेंशियल चेंज होके, पहले यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल चेंज होके काइनेटिक में चेंज हुआ और लास्ट में पूरा पोटेंशियल एनर्जी चेंज होके काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो आप ये वाला नोट डाउन कीजिए। अभी एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा कैसे ये पर्टिकुलर जो रूल है उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पे हमने कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को नहीं पकड़ा, वो पकड़ने से बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम मतलब मैक्सिमम केस में कंजर्वेटिव फोर्स पकड़ के ही अब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, नॉन कंजर्वेटिव का भी दिखाऊंगा, पहले ये नोट डाउन कीजिए। ये वाला प्रॉब्लम लेंगे, देखिए बहुत ही इजी एक प्रॉब्लम लिया मैंने, ठीक है। एक पर्टिकुलर बॉल एक इंक्लाइन प्लेन से गिर रहा है और एंड इट राइजेस टू अ पर्टिकुलर हाइट स्मॉल एच, ठीक है। कैपिटल एच से गिर रहा है, स्मॉल एच तक जा रहा है और यहाँ पे आपको बोला गया है कि टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट बी कंसीडरिंग द सरफेस टू बी स्मूथ, मतलब फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करना है यहाँ पे, फ्रिक्शन इज नॉट कंसीडर। फ्रिक्शन अगर नहीं कंसीडर करे मतलब कि यहाँ पे पूरा कंजर्वेटिव फोर्सेस का बोल वाला है यहाँ पे, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो जब कंजर्वेटिव फोर्सेस का बात आएगा तब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लगा दे तो हमको पता है कि कंजर्वेशन एनर्जी मतलब क्या है, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, ठीक है। इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। याद रखना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब कि आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, इसको भी फाइनल पॉइंट पकड़ सकते हो, इन दोनों के बीच में भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, सी पॉइंट में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे बी पॉइंट में वेलोसिटी निकालना है। तो मैं इस दोनों को कंपेयर करूंगा, ये दो पोजीशन को, बीच में ये पोजीशन कंपेयर ही नहीं करूंगा, ठीक है। फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, पाथ इंडिपेंडेंट है तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियली अगर इस पॉइंट में देखिए, यहाँ पे मैंने छोड़ा इस बॉल को, ये रेस्ट पे था, यहां से मैंने छोड़ा इस बॉल को, तो मतलब कि यहाँ पे रेस्ट पे था, मतलब कोई भी आपका काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा। अगर v इक्वल्स टू 0 है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं रहने वाला, सिर्फ आपका हाइट है, देखिए हाइट है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली होगा mg कैपिटल H, ठीक है। यहां से जब ये गिरेगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को माने तो ये कैपिटल एच से गिरा है तो कैपिटल एच तक ही जा सकता है, मतलब कि ये इस हाइट तक उठ सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो इंक्लाइन प्लेन है यहाँ पर ही टूट जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये इंक्लाइन प्लेन का एंडिंग हो जाता है, तब मतलब कि यहाँ पे फुल मैक्स जो पोटेंशियल एनर्जी अभी तक डिराइव नहीं हुआ, ये लास्ट में इधर तक जा सकता था, ठीक है, सेम हाइट तक जा सकता था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को माने तो।
लेकिन ये बीच में ही रुक गया, मतलब कि ये फुल पोटेंशियल एनर्जी गेन नहीं किया, मतलब यहाँ पे जाके यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी हाइट है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, साथ ही साथ में यहाँ पे उसका एक वेलोसिटी भी रहेगा, क्योंकि फुल जो पोटेंशियल पार्ट है यहाँ पे जो काइनेटिक में चेंज हुआ है, काइनेटिक फुल पोटेंशियल पार्ट में चेंज नहीं हो पाया, मतलब कि इस पॉइंट में बोथ काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ही रहने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे पोटेंशियल का मान है तो mg स्मॉल h होगा, और काइनेटिक एनर्जी पकड़े तो हाफ mv स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और v का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू जी रूट ओवर रहेगा। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए, ये वाला वैल्यू आएगा आपका वेलोसिटी। ठीक है, ये आप अभी पॉज कीजिए वीडियो को, ये पार्ट आप कॉपी में पेस्ट करिए। ठीक है, अभी अगर सेम पर्टिकुलर बॉडी में स्मूथ नहीं पकड़े, ठीक है, अगर हम स्मूथ नहीं पकड़े और फ्रिक्शन पकड़ ले जिसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है। ठीक है, मतलब कि इस सरफेस में एक पर्टिकुलर फ्रिक्शन है म्यू, तब कैसे चेंज होगा ये इक्वेशन। ठीक है, मतलब कि नॉन कंजर्वेटिव पार्ट भी आ गया, तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है। जस्ट सोचिए अगर नॉन कंजर्वेटिव पार्ट आ गया तो क्या होगा इसमें। नॉन कंजर्वेटिव पाथ आ गया मतलब पाथ के ऊपर डिपेंडेंट होगा, मतलब ये जो पाथ इसने ट्रेवल किया है इसका डिस्टेंस आपको मालूम होना चाहिए। तो समझ लीजिए कि डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया, ये कर्व जो पाथ है वो डिस्टेंस है s, समझ लीजिए ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है। और हमको क्या बताया कि नॉन कंजर्वेटिव जो पार्ट है, मतलब कि फ्रिक्शन, वो हमेशा आपका एनर्जी लॉस करवाता है। तो अगर ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में अप्लाई करना है तो लॉस करवाता है, तो जो इनिशियल एनर्जी है वहां से आप माइनस कर देंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन को, बहुत इजी हो जाएगा। आप जस्ट उसको माइनस कर देंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन को। ठीक है, तो यहां से क्या आने वाला है, देखिए mg कैपिटल H माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स इनटू आपका जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर डिस्टेंस जो कवर किया उसने। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा, देखिए mg कैपिटल H माइनस फ्रिक्शन का वैल्यू है म्यू इंटू रिएक्शन फोर्स r, और रिएक्शन फोर्स यहाँ पे mg के बराबर होगा। आप कहीं पर भी देख लीजिए रिएक्शन फोर्स mg के बराबर होगा, तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू mg स्मॉल h प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो यहां से आपका वैल्यू, वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो भी आपका निकलने वाला है। आप देख लीजिए अच्छे से, निकाल के हमको कमेंट में बताइए कैसा निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर मैंने न्यूमेरिकल दिखाया जहां पे आप कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों पार्ट यूज करके आप एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्लास आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एक थम्स अप दे देना अगर आपको समझ में आया। अगर कुछ भी पार्ट मिस हुआ हो या समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंजर्वेशन को एनर्जी लेकर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, टिल देन चलो अभी चलते हैं और अच्छे से पढ़ना। चलो बाय।